Now, at least 141 people have died. 130 people reported dead after a pedestrian bridge collapsed. India, more than 130 people were killed after that collapse of a huge chunk of the Vivekananda Road flyover. इंडिया में जैसे ही मानसून आता है तो हम ब्रिजेस गिरते हुए देखते हैं और लोग एंजॉय भी करते हैं इस चीज का। Vivekananda Road flyover disaster has probably been one of the worst urban tragedies the city of Kolkata. इंडिया में काफी सारे ऐसे वायरल स्क्रिप्ट वीडियो आने लगते हैं। Yet another under construction bridge has collapsed. लोगों को पता ही नहीं चल पाता यार कि ब्रिज अभी जस्ट बना है और तुरंत गिर भी गया। सिर्फ बिहार के ही केसेस नहीं है, इंडिया में ऐसे कई जगहों पे ब्रिजेस गिरना इतना कॉमन हो गया है, इस पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि ब्रिजेस जो बनाए गए हैं वो आप ही के पैसे से बन रहे हैं और पुल टूट रहा है मतलब करोड़ों का पैसा ऐसा ही आपका चला गया। ज़्यादा तौर में ये मीडिया में दिखाया जाता है, कुछ दिनों में सारे भूल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 3 ऐसे बड़े केसेस को भी रिवील करेंगे, कैसे उसमें बड़ा लेवल पे करप्शन किया गया और आपके पैसों का कैसे इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल ऐसे पानी में बह जाते हैं जिनका कोई पता ही नहीं है। अररिया बिहार में पुल को खेत में ही बना दिया गया, जबकि पुल को नदी पे बनाया जाता है। Don't be baffled. This is a 35-foot bridge in Bihar's Raniganj, with no road on either side, standing proudly in the middle of an open field. 2024 का ही केस है जिसमें 12 दिन के अंदर 6 पुल टूट जाते हैं बिहार में। 4 जून 2023 बिहार में बन रहा है एक मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट जो 2 बड़े जिलों को जोड़ने वाला था और जिसकी लागत 1710 करोड़ पर। लेकिन Our focus to some breaking news that's coming in from Bihar. An under construction bridge in Bihar's Bhagalpur collapsed today. अब आप शायद सोचेंगे कि नेचुरल डिजास्टर था जिस वजह से ये हो गया या फिर इंजीनियरिंग फेलियर हुआ होगा, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जो ये ब्रिज गिरा। सिर्फ 14 महीने पहले अप्रैल 2022 में इसी पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरकर गंगा नदी में डूब जाता है और तो और अगस्त 2024 में इसी पुल का एक हिस्सा गिर जाता है। तो एक ही पुल ये 3 बार कैसे गिर सकते हैं? बिहार में पुल गिरना इतना कॉमन है कि लोग वहाँ क्वेश्चनिंग तक नहीं करते हैं। अगर हम बिहार का केस देखें तो सिर्फ 2024 में जून और जुलाई महीने में यानी 18 दिन के अंदर 13 ब्रिजेस कोलैप्स हुई थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किसी एक स्टेट का आइसोलेटेड केस है तो ऐसा नहीं है, इंडिया के कई अदर स्टेट में यही सेम केसेस देखने को मिले हैं। इस गिरते हुए ब्रिज को देखकर आप शायद सोचेंगे कि क्या ये कोई बैड लक है या फिर इंजीनियरिंग फेलियर है या फिर करप्शन है। आज की वीडियो में हम वायरल क्लिप को भी देखेंगे और इंजीनियरिंग का इलीगल टेंडर कैसे अलॉट किया जाता है और डीपीआर को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और कैसे ये मल्टी 1000 करोड़ का बिजनेस बन गया है। अगर आपको करप्शन का मॉडल गहराई से समझना है तो हमें गुजरात का मोरबी ब्रिज देखना होगा। मच्छू नदी के ऊपर बना एक सस्पेंशन ब्रिज जिसे 7 महीने के रेनोवेशन के बाद ओपन किया गया, लेकिन अगले 5 दिन के अंदर उस ब्रिज का केबल टूटता है और 135 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 55 सिर्फ छोटे बच्चे थे। बाद में जब इसका फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में सबमिट होता है तो रिजल्ट देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब जरा सोचो, इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग केबल ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया होगा? क्या किसी एल&टी कंपनी को या इंजीनियरिंग फर्म को? नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी जो घड़ी बनाती है, ओरिबा ग्रुप्स, अल्सो नोन एज अजंता ग्रुप। ओरिबा ग्रुप 2008 से ही इस पुल का रखरखाव देख रही थी। मार्च 2022 में मोरपी नगर पालिका ने इस ओरिबा ग्रुप के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। ओरिबा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर और ई बाइक्स बनाती है। उसके पास ना तो कोई इंजीनियरिंग टेक्निकल नॉलेज थे और ना ही तो इंजीनियरिंग के फील्ड में उसने किसी भी तरीके का काम कर रखा था। बाद में जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है तो ये पता चलता है कि उसने सिर्फ स्टील केबल को पेंट कर दिया था और लाइट वेट वुडन डक के जगह पे अल्युमिनियम हेवी फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया था, जबकि उस केबल ब्रिजेस के 49 वायरों में से 22 वायर में ऑलरेडी जंग लग चुके थे, लेकिन उसे भी चेंज नहीं किया गया। बाद में जब सीसीटीवी का फुटेज निकलता है तो पता चलता है कि उस ब्रिज की कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। लेकिन एक सवाल है कि आखिर उस ब्रिज पे इतने लोग आए कैसे, जबकि वहाँ पे पुलिस वालों का ड्यूटी होता है। और तो और ओरिबा ग्रुप ने किसी भी तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया था रेनोवेशन के बाद। आमतौर पर जब पब्लिक के लिए कोई नया ब्रिजेस रेनोवेशन के बाद ओपनिंग होती है या फिर नया कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन के बाद तो उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है जिसमें प्रॉपर ऑडिट किया जाता है, लेकिन रिनोवेशन के बाद ओरिबा ग्रुप ने ये फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया। दूसरी तरफ अभी रिसेंट का ही केस देख लो, 31 मार्च 2026 कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर, जिसके गिरने की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई। बाद में IIT खड़गपुर ने जब ऑडिट रिपोर्ट देखी तो उसने बताया कि इस ब्रिज के डिजाइन में ही गड़बड़ी थी और तो और इसमें सही कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिस वजह से ये फ्लाईओवर कोलैप्स हुआ। तो सवाल है, हम इंडिया में ऐसे ब्रिजेस या ऐसे फ्लाईओवर क्यों बनाते हैं जो कि आने वाले फ्यूचर ट्रैफिक लोड को ही ना सह पाए? आपको याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने गंगा नदी के ऊपर बना अगवानी ब्रिज कोलैप्स के बारे में बताया था। बाद में IIT रुड़की ने एक कमेटी टीम बनाया और बताया कि पिलर्स के फाउंडेशन डिजाइन में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से सुपर स्ट्रक्चर का लोड ही नहीं उठाया जा सकता था। तो आपको इन सभी केसेस में कोई पैटर्न दिख रहा है?
ये कोई एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, बल्कि एक प्रीमेडिएटेड स्ट्रक्चरल मर्डर है। गुजरात के मच्छू नदी के ऊपर बना केबल ब्रिज जो 100 साल पुराना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दे देना जो मेनली घड़ी बनाती है। उसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का जीरो नॉलेज है। तो एक सवाल है कि ऐसे डिफेक्टिव काम करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बच जाती है। इस चीज को समझने के लिए हमें इंडिया के 4th इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन मॉडल को समझना होगा। नंबर 1, L1 बिडिंग सिस्टम। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट टेंडर अलॉट करने के लिए L1 बिडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप शायद सोचेंगे कि ये L1 बिडिंग सिस्टम होता क्या है। L1 का मतलब है लोएस्ट बिडर 1, मतलब जो कंपनी सबसे कम प्राइस का कोटेशन देगी, कॉन्ट्रैक्ट उसी को अलॉट किए जाते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे तो ऑन पेपर ये जनता का टैक्स का पैसा बचता है, बट ऑन रियलिटी ये कॉन्ट्रैक्टर को फोर्स करता है कि एक बीड जीतने के लिए अनरियलिस्टिक बीड लगाए। अब जरा सोचो, एक कॉन्ट्रैक्टर जो अंडर फंडेड बीड जीत जाए तो उससे प्रॉफिट कैसे निकालेगा। तो सिंपल है, कॉन्ट्रैक्टर सब स्टैंडर्ड स्टील का यूज करेगा, सीमेंट का क्वालिटी गिराएगा, पिलर के फाउंडेशन डेप्थ कम करेगा। इन सभी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो ये जितने भी सेफ्टी ऑडिट नॉर्म्स होते हैं उन सभी चीज़ों को बाईपास कर देगा। बाद में जब किसी ब्रिज को लेकर इंस्पेक्शन किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर एक लूपहोल का फायदा उठाते हैं। एंड इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने बताया कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो अपने ही फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर एक नया कंपनी स्टार्ट कर लेता है, जिससे वो आने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वापस से बिडिंग करना शुरू कर देता है। नंबर 2, DPR फ्रॉड। एक पिलर बनाने से पहले इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। मतलब सबसे पहले उस नदी में कितने पानी फ्लो हो रहे हैं, मानसून में कितना सीजन आता है और रिवर बेड सॉइल कितना है, इन सभी चीज़ों का एक डिटेल रिसर्च होता है। इसके बाद इस रिपोर्ट के हिसाब से उसके फाउंडेशन बनाए जाते हैं। आपको याद है जो मैंने वीडियो को शुरुआत में गंगा नदी ब्रिज की बात करी थी, जो 3 बार कोलैप्स हुए थे, उसमें यही सेम गड़बड़ी हुआ था। वहाँ पे कॉपी पेस्टेड DPR का इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉपर ऑडिट नहीं होने की वजह से तो उस ब्रिज का फाउंडेशन ही सही से नहीं बनाया गया था, जिस वजह से जब भी बाढ़ आता है उस पिलर को बहा कर ले जाता था। और तो और यहाँ तक कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी खुद कहते हैं, The preparation of DPR is a big problem for NHAI in the everywhere. The principle is we are selecting the lowest quoted people and no one is coming to take 100% payment from the government. There is no perfect DPR anywhere in any project. इंडिया में कॉपी पेस्टेड DPR या लो सुपरविजन की वजह से ये हाईवे और ब्रिजेस कोलैप्स करती हैं। नंबर 3, इमरजेंसी टेंडर। इंडिया में जब भी कोई बाढ़ आता है, ब्रिजेस या हाईवे कोलैप्स होती हैं तो उसके लिए एक इमरजेंसी टेंडर निकाला जाता है, जबकि नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ई टेंडरिंग जैसे चीज़ों का इस्तेमाल होता है। बट जहां इमरजेंसी वर्क के नाम पर ई टेंडरिंग का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है और फिर पॉलिटिशियन ऐसे 10 से 15 करोड़ का प्रोजेक्ट अपने कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, जिसमें बाद में चलकर कॉन्ट्रैक्टर करप्शन करता है। अभी बिहार का ही केस देख लीजिए, जहाँ मानसून आने पर बिहार में बाढ़ आ जाता है, वहाँ पर नदी में एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जियो टेक्सटाइल बैग का यूजेस होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें नॉर्मल प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होती है, जिसे मिट्टी भरकर लोग रख देते हैं और फिर जब बाढ़ आती है तो उस मिट्टी को बहा कर ले जाती है। फिर बाद में कॉन्ट्रैक्टर उस प्रोजेक्ट से पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। ना तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाता है क्योंकि वो बाढ़ में सारा मटेरियल बह गया, आपने कैसे बनाया उसका प्रॉपर ऑडिट भी नहीं हो पाता है। नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी वॉइड। जनरली इंडिया में जब कोई करप्शन होता है, अगर किसी की जान चली गई है तो 4 लाख रुपए दे दो, 1-2 दिन न्यूज़ पे उसे दिखा दो और तो और फिर इस या तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो उस प्रोजेक्ट को बनाया है, जिसके अंडर में वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। अभी जैसे बिहार का ही केसेस देख लीजिए, 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया जब 12 पुल गिर गया सिर्फ 17 दिनों के अंदर ही। इवन ऑफिशियल NCRB की डेटा ये बताती है कि पिछले 5 सालों में हाईवे ब्रिजेस और पुल गिरने की वजह से 13,000 लोगों की मौत हुई है। अब जरा सोचो, अगर ऐसा केसेस किसी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में होता तो उसमें क्या एक्शन लिए जाते। सबसे पहले तो उस कंपनी पे एक लीगल चार्जेस होते और तो और पॉलिटिशियन इवन रिजाइन करते अपने पोस्ट से जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को अलॉट किया है। लेकिन हमारे इंडिया में ये बिल्कुल कुछ चीज़ें नहीं होती। तो फिर क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरते हुए देख सकते हैं या फिर इसका कोई सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। इसके लिए हमें 4 सिस्टमेटिक रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नंबर 1, स्क्रैप L1 बिडिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिसमें हम लोवेस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उस जगह पे हमें QCBS को अप्लाई करना होगा, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले 70% वेटेज उसे देंगे जो अच्छे से क्वालिटी में काम करके देता है, जो सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हो, ना कि सिर्फ हम लो कोटेशन वाले को। नंबर 2, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट। जब कोई भी एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब पब्लिक ओपन करने दिए जाते हैं, उससे पहले उन्हीं के स्टेट के कोई इंजीनियर आकर ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट बनाकर चले जाते हैं। बल्कि उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट को एक इन्फोर्स करना चाहिए ताकि IIT और NIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से एक कमिटी टीम आए और उस पुल का पूरा इंस्पेक्शन करे और उसका एक प्रॉपर ऑडिट बना कर दे, ताकि अच्छे से पता चल पाए कि कैसे उसका बनाया गया है, क्या फाउंडेशन है, क्या उस ब्रिजेस की लोड कैपेसिटी भी है या नहीं। नंबर 3, क्रिमिनल लायबिलिटी। जब कोई एक ब्रिज बनता है, उसके कंप्लीट हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कोलैप्स कर जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैकलिस्ट करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं लगाया जाता है या कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। जबकि हमें एक ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत है
ताकि उन सभी कॉन्ट्रैक्टर पे एक लीगल एक्शन हो। नंबर 4, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैशबोर्ड। जैसे हम मनरेगा के केसेस में एक ऑनलाइन डैशबोर्ड देते हैं जहाँ लोगों को पता चलता है कि मेरे नाम का फंड आया है, कितना बजट हुआ है, वैसे ही हमें एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत है हर एक ब्रिज का। मतलब उसके प्रॉपर डिटेल्स उसमें मेंशन, लाइक कितना का प्रोजेक्ट अलॉटमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कितना लोड कैपेसिटी है, साथ ही साथ उसमें अलॉटमेंट कितने बजट हुए थे, इंस्पेक्शन कितनी बार हुई, ये सारा डिटेल्स उसमें मेंशन किए जाए ताकि लोग अपने से अवेयर हो सके और बाद में उन्हें आरटीआई जैसे चीज़ों का सामना ना करना पड़े। नाउ एज ए सिटीजन हम पुल को गिरते हुए सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, बल्कि ये एक पूरा करप्शन मॉडल है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो इन्वेस्टिगेटिंग ब्रेकडाउन तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमें इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा।